मैं आज अलीगढ़ के लोगों को एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? अलीगढ़ के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ये चुनाव का मौसम है, कहीं आप लोग रूठ जाए तो हमारा क्या होगा? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानोगे। देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मैं स्वयं प्रधानमंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और तब मैं अलीगढ़ आया था, इसी मैदान में आया था। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैदान आधा भी नहीं भरा था। और आज मैं देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से ये केसरिया सागर मेरे सामने उफान पर नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन, ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है, ये आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है। कोई मुझे बताए, दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी। किसी को भी बद इरादे से, किसी भी प्रकार की परेशानी किए बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। जब से आपने मुझे केंद्र में बिठाया है, एक के बाद एक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ये राजनीतिक दल तो पहले भी थे,
2014 के चुनाव में भी थे। लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों का गुस्सा अभी जितना नजर आता है, पहले कभी इतना गुस्सा नजर आता था? मोदी पे इतना गुस्सा करते थे? मोदी को इतनी गाली देते थे? ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं। बेईमानों के प्रति उदासीनता रखने वाले, बेईमानों को प्रश्रय देने वाले, गुनहगारी को बढ़ाने वाले या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, हमने लोगों को जो सरकार से पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप का मिलता होगा, बुढ़ापे में पेंशन का मिलता होगा, और सुविधाओं के लिए मिलता होगा, दिव्यांगजनों को मिलता होगा, वृद्ध माताओं को मिलता होगा। हमने सिर्फ कहा कि बैंक में अकाउंट खोलो और आधार के द्वारा उनको पैसे दो। भाइयों बहनों, ऐसी जगह ध्यान में आई है, ऐसे राज्यों के नाम सामने आए हैं कि जहां बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन उसका विधवा का पेंशन लिया जाता था। ये चोरी है कि नहीं है? ये गरीब के पैसे लूटने का तरीका है कि नहीं है? हमने आधार और जनधन अकाउंट के द्वारा लोगों को सीधे पैसे देना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं अभी तो शुरुआत की है, लेकिन करीब 40,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों बहनों, 40,000 करोड़ रुपया जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी से ये चूहे आकर के चुपचाप खा जाते थे, वो 40,000 करोड़ रुपया बचा लिया। ये 40,000 करोड़ गरीब के काम आएगा कि नहीं आएगा? गरीब का भला होगा कि नहीं होगा? मध्यम वर्ग के लोगों का भला होगा कि नहीं होगा? नौजवान के लिए रोजगार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? पहले क्या होता था? जो पहुंच पाते थे वो मार ले जाते थे। इन सारी चीजों को मैंने रोक लगा दी। तो मुझ पे गुस्सा होगा कि नहीं होगा? मुझ पे नाराजगी होगी कि नहीं होगी? मोदी को पराजित करने के लिए सारी जमावड़े करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं। तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसका डर है भाइयों। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आप देखिए, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा 1000 और 500 की नोटें बंद।
तूफान मच गया, तूफान। जिन्होंने थप्पे के थप्पे रखे थे, अब उनके लिए मजबूरी आ गई, भाई बैंक में जमा करना ही पड़ेगा, बैंक में जमा करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने गंगा में बहा दिया, कुछ लोगों ने जला दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक जिस प्रकार से देश को लूटा गया और हजार हजार की नोटों की थप्पियां लगा दी, एक रात में भाइयों बहनों उनको सरकार के शरण आने के लिए मजबूर कर दिया, बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब वो सोच रहे थे कि मोदी ने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए बैंकों में जमा करेंगे तो काला सफेद हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मोदी ने बैंकों में पहले व्यवस्था करके रखी है कि जो जमा करेगा उसकी पूंछ कहां निकलती है, सारा कारोबार पकड़ा जाएगा, सारा कारोबार। और ये पैसे गरीब के काम आए, ईमानदार के काम आए, देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए काम आए। इस काम के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके लिए मैं 125 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि आपने मुझे जो समर्थन दिया, आपने जो मुझे सहयोग दिया, ये देश दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़ा हो गया है कि अपनी सपने पूरे करने के लिए 125 करोड़ देशवासी कैसी ताकत दिखाते हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है भाइयों। इस ताकत के भरोसे भारत का भाग्य बदलना है। आप मुझे बताइए, ये अलीगढ़, पहले अलीगढ़ के ताले सारे हिंदुस्तान में बिकते थे, बिकते थे कि नहीं बिकते थे? अलीगढ़ का ताला एक नाम हो गया था कि नहीं हो गया था? लेकिन पिछले सालों उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें चली कि अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ के ही काम आया। यहां के छोटे छोटे कारखाने सैकड़ों की तादाद में उसको अलीगढ़ का ही ताला लग गया। सैकड़ों कारखाने बंद हो गए। और बंद क्यों हुए? ये एक लखनऊ में बैठी हुई सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी, बिजली नहीं दे पा रही। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल ये है कि लोग अंदर अंदर बातें करते हैं। बस में जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, दुकान के पास खड़े हो, तो लोग पूछते हैं तेरे यहां आई थी क्या? तो दूसरा कहता है नहीं, मेरे यहां तो नहीं आई, पिछले मंगल को आई थी। तो बोले हमारे यहां तो 3 दिन से आई ही नहीं है। बिजली आती ही नहीं है। और कभी बिजली आ जाए तो लोग आनंद मनाते हैं, यार आज बिजली आ गई। भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है और विकास की मेरी सीधी सीधी परिभाषा है। हम जब विकास की बात करते हैं तो 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की इमारत बनाना चाहते हैं। जब मैं विकास की बात करता हूं, वी का मेरा मतलब है विद्युत, बिजली। का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था, और
और स का मेरा मतलब है सड़क। विकास यानी विद्युत, कानून व्यवस्था, सड़क, इन 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की भव्य इमारत बनाई जा सकती है। अगर बिजली ही नहीं है तो अलीगढ़ के कारखाने बंद होना बड़ा स्वाभाविक है। अलीगढ़ के नौजवानों को रोजगार के लिए अलीगढ़ छोड़ करके शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए भाइयों बहनों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। हमने देश के अंदर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए मुद्रा योजना ले आए। करोड़ों की तादाद में बिना कोई गारंटी नौजवान बैंक से लोन ले सकता है और लाखों करोड़ों रुपया, कम रकम नहीं, करोड़ों नौजवानों को लाखों करोड़ों रुपया हम दे चुके हैं और एक एक नौजवान अपने पैरों पर खड़ा है, जो दूसरे को रोजगार देने की ताकत पे अब आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था सामान्य मानवी को 2000, 5000, 10,000 रुपया चाहिए तो साहूकार से यहां लेने जाना पड़ता था और उसका परिणाम यह होता था कि साहूकार इतना ब्याज लेता था, गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का मानवी ब्याज देते देते थक जाता था। हमने कहा धोबी हो, नाई हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, किराने की दुकान चलाने वाला हो, छोटे छोटे कपड़ों का कारोबार करता हो, अखबार बेचता हो, सामान्य मानवी हो, उसको भी 50,000 रुपया अगर उसको मुद्रा योजना से चाहिए तो बैंक बिना गारंटी दे देगी। ये काम हमने करके दिखाया और लोगों को लाभ मिला है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सरकार को विकास में कोई लेना देना नहीं। मैं आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने केंद्र में एक निर्णय किया है जिसका अभी केशव प्रसाद जी उल्लेख कर रहे थे। भ्रष्टाचार, नौकरी पाने के लिए नौजवानों से रुपये ऐंठ लिए जाते थे। इंटरव्यू कॉल आता था, उसको भी पता था कि रिटर्न एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू तो पास करना होगा तो किसी की सिफारिश लगेगी, किसी की पहचान लगेगी। वो नेताओं के घर चक्कर काटता था, उनके करते कुर्ते पकड़ता था कि भाई साहब नौकरी दिलवा दीजिए, इंटरव्यू आया है। वो एमएलए के पास ले जाता था, मंत्री के पास ले जाता था, बोली जाती थी और गरीब आदमी अपनी जमीन गिरवी रख करके, अपना मकान गिरवी रख करके, मां अपना मंगलसूत्र गिरवी रख करके बेटे को नौकरी मिले इसलिए रिश्वत देती थी। भाइयों, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नौजवानों से लूटा जा रहा, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है क्या कि इंटरव्यू में आप रूम में जाएं, 30 सेकंड खड़े रहें, आधी मिनट, और इंटरव्यू लेने वाले आपको देखें, आपका नाम पूछे और दूसरे दरवाजे से आप निकल जाए? क्या इतने में इंटरव्यू हो जाता है क्या? क्या इतने में आपको जान लेता है क्या? ये सारा कारोबार भ्रष्टाचार के दरवाजे थे, भ्रष्टाचार करने के अड़ंगे थे और चोर लुटेरे लोग लूटते थे। भाइयों बहनों, हमने दिल्ली में केंद्र में सरकार बनाते ही वर्ग 3 और 4, जो कि सरकार में सबसे ज्यादा लोग वही होते हैं, इंटरव्यू लेना ही बंद कर दिया। नो इंटरव्यू,
आपको जितना मार्क्स मिला है कंप्यूटर में डाल दो, कंप्यूटर तय करेगा कि जो पहले 2000 लेने हैं तो वो कौन है, ऑर्डर भेज दो, नौकरी पर लगा दो। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, भाई भतीजावाद गया कि नहीं गया, जातिवाद गया कि नहीं गया, मेरा तेरा गया कि नहीं गया, रुपये बचे कि नहीं बचे। भाइयों बहनों, एक निर्णय करोड़ों करोड़ों की जिंदगी बना देता है। ये काम दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, उत्तर प्रदेश क्यों ना करे। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार कहा कि भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करो, लेकिन इसके लिए तो समाज के प्रति समर्पण का भाव जरूरी होता है, तब जाकर के होता है। आप मुझे बताइए, नौकरी पाने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेना जरूरी है क्या? किसी विशेष जाति में जन्मे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा, ये क्या हिंदुस्तान का संविधान कहता है क्या? आप मुझे बताइए, आप लोगों को नौकरी में अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, ये जो नौकरियों की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, लखनऊ में हमारी सरकार बैठने के तुरंत बाद एक एक नौजवान को न्याय दिलाने के लिए हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे और नौजवानों को न्याय दिला करके रहेंगे। देश ऐसा नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसके पूर्वजों के पराक्रम की दुनिया में गुणगान होता करते हैं। आप मेरे दिल के आवाज दीजिए दोस्तों, माताएं बहनें मुझे विशेष रूप से आवाज दे, आशीर्वाद दे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद, क्या उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली घर के बाहर जा सकती है क्या? जा सकती है क्या? जा सकती है क्या? क्या माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी करने वालों को, राजस्व देने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए मेरे अलीगढ़ के भाइयों बहनों, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को आज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी से बचाइए। एक बार ये गुंडागिर्दी को आश्रय देने वाले राजनेताओं को निकालोगे तो अपने आप बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी बन जाएगी। भाइयों बहनों, और जो परेशान होता है वो पुलिस थाने में भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर पुलिस थाने में जाए शिकायत करने के लिए और पता चले कि वो गुंडा तो किसी नेता का साथी है, तो फरियादी को ही 2 डंडे मारे जाते। भाइयों बहनों, ये सब कुछ बदलना है। उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे भी उत्तर प्रदेश को कुछ देना है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बदलना है। आप मुझे बताइए, पहले गैस का चूल्हा लेना हो
घर में गैस का कनेक्शन लेना हो तो आप मुझे बताइए, मिलता था क्या? करप्शन होता था कि नहीं होता था? बिचौलियों को पैसे देने पड़ते थे कि नहीं देने पड़ते? भाइयों बहनों, हमारे देश में करोड़ों माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, और लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं एक दिन में उस मां के शरीर में जाता है। क्या गुनाह है इन मां बहनों का जो अपने बच्चों को खाना पका करके दे, लेकिन लकड़ी का चूल्हा जलाने से 400 सिगरेट का धुआं उनके शरीर में जाए और उनको बीमारी का शिकार होना पड़े। भाइयों बहनों, एक जमाना था लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को गैस की 25 कूपन मिलती थी, और वो कूपन से गैस कनेक्शन लेने के लिए एमपी के यहां लोग कतार लगा देते थे, मंत्री के यहां कतार लगा देते थे। केंद्र में जब से हमें आपने बिठाया है, हमने कहा कोई कतार वतार नहीं लगेगी, ये गैस का कनेक्शन घर जा करके मिलेगा। भाइयों बहनों, गरीबों को अब तक, अभी तो योजना 6 महीने पहले शुरू की है, अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन दे दिया। अगर बदलाव लाना है तो लाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश में जब मैं हिसाब किताब करता था तो मैंने भारत सरकार में पूछा कि हिंदुस्तान में कितने गांव हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है, बिजली का तार भी नहीं लगा है, बिजली का एक लट्टू भी नहीं है, कितने गांव है? भाइयों बहनों, 18,000 गांव ऐसे मिले जो 18वीं शताब्दी में बिना बिजली को जिंदगी गुजारा करते थे। 21वीं सदी में हिंदुस्तान के 18,000 गांव बिना बिजली को 18वीं शताब्दी की तरह जिंदगी गुजारा करते थे, और किसी राजनेता को परवाह नहीं थी, किसी सरकार को परवाह नहीं थी, क्योंकि वो तो वोट बैंक नहीं थी उनकी, क्योंकि वो बिखरे हुए गांव थे, वो क्या बिगाड़ लेते चुनाव में, इसलिए किसी को परवाह नहीं थी। मैंने सरकार के अधिकारियों को बताया 1000 दिन में समय दिया उनको, 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली का खंभा लग जाना चाहिए, तार लग जाना चाहिए, बिजली का लट्टू चालू होकर के दिखाना होगा। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के थे जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे। मैंने बीड़ा उठाया और उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बिजली पहुंचाई। अब सिर्फ, और अभी तो 1000 दिन पूरे नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से 50-60 गांव बाकी है, ऐसा मुझे बता रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में वो काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसे दिल्ली में बैठी हुई सरकार काम करती है। मेरे किसान भाइयों बहनों, कोई ऐसा वर्ष गया है जब गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हुआ हो, किसानों को पैसे मिले हो, ऐसा कभी हुआ है? 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, इस सारे इलाके में सब मेरे कान में कहते थे, साहब गन्ना किसानों का रुपया बकाया है, कुछ कीजिए।
तब मैंने चुनाव में कहा था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनने दो, ये पुराना बकाया जो है उस पर मैं प्राथमिकता के आधार पर जांच पड़ताल करूंगा और क्या हो सकता है मैं करूंगा। भाइयों बहनों, जिस दिन दिल्ली में हमने शपथ लिया 22,000 करोड़ रुपया, गन्ना किसानों के 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। भाइयों बहनों, हमने अलग अलग योजनाएं बनाई और हमने तय किया हम मिल वालों को पैसे नहीं देंगे, हम सीधा किसान के खाते में पैसा जमा करेंगे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा जमा कराया और करीब करीब 95% से ज्यादा भुगतान कर दिया। मैं जरा पूछना चाहता हूं अखिलेश जी की सरकार को, क्या कारण है अभी भी आपके निकट जो चीनी मिले हैं अभी भी कुछ किसानों को भुगतान क्यों नहीं करती है? उन चीनी मिल वालों से आपका क्या नाता है? आपकी सरकार अपने कानून नियमों का उपयोग करके गन्ना किसानों को पैसे क्यों नहीं दिलवाती है? भाइयों बहनों, बगल में हरियाणा है, हरियाणा में भी गन्ना किसान है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा में भाजपा सरकार है, गन्ना किसानों को ज्यादा पैसे देती है और गन्ना किसानों से समय पर भुगतान का काम कर सकती है। अगर भाजपा की सरकार हरियाणा में कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं करती है? मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान, बहुत बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बधाई की अधिकारी है, इतना बड़ा फैसला किया है। मैं उनको और भी एक बधाई देता हूं। उन्होंने छोटे और मझले किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा की है और मुझे विश्वास है सरकार बनते ही पहला काम इन किसानों के कर्ज के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है उसको लागू करके रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हमारा किसान गेहूं पैदा करता है, उत्तर प्रदेश का हमारा किसान धान पैदा करता है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दाम भारत सरकार तय करती है उस मूल्य के आधार पर गेहूं खरीदने से कतराती क्यों है? धान खरीदने से कतराती क्यों है? किसानों को उसके नसीब पर क्यों छोड़ दिया जाता है? व्यापारियों को किसानों को लूटने का मौका क्यों दिया जाता है? सरकार इंटरवीन क्यों नहीं करती है? भाइयों बहनों, बगल में हरियाणा, गेहूं की खेती वहां भी होती है। जो किसान उत्पादन करता है करीब करीब 70% अनाज खुद सरकार खरीदती है, उचित मूल्य पर खरीदती है। किसान को कोई लूट नहीं सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 60-65% माल सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चावल की खरीदी 60-70% भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और आपको पता है भाजपा की सरकार उचित मूल्य पर 60%, 70% किसानों की पैदावार खरीद करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों ने नाम पर वोट मांगने वाली अखिलेश जी की सरकार कितना करती होगी बताइए? भाजपा वाले 60% करते हैं, ये कितना करते होंगे? 50 नहीं करते हैं, 40 नहीं करते हैं। आपको जानकर के दुख होगा
मेरे किसान भाइयों, जाग जाओ, जाग जाओ। आपको अंधेरे में रखा है, कैसे लूटा है, कैसे बर्बाद किया है आपको, आप जान करके हैरान हो जाओगे। सिर्फ 3% खरीदी ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। किसान को उसके नसीब पर छोड़ दिया जाता है। आप हमें मौका दो, हम स्थिति बदल के रखेंगे भाइयों, ये स्थिति बदल के रखेंगे। हमने गन्ना किसान, दुनिया में चीनी का दाम मर जाए, गन्ना किसान मर जाए, दुनिया में चीनी इधर उधर हो जाए, गन्ना किसान मर जाए। हमने निर्णय किया, हम गन्ना किसान की मदद करने के लिए इथेनॉल बनाने का अभियान चलाया। 25 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके हमने गन्ना किसानों को बड़ी मदद की और विदेशों से जो तेल आता था उसको कम करने में इथेनॉल ने बहुत बड़ी मदद की। किसान को कैसे बचाया जा सकता है ये हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, कभी यूरिया के लिए किसान को रात रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था कि नहीं खड़ा रहना पड़ता था? यूरिया मांगने पर मिलता था क्या? किसान को यूरिया चाहिए तो ब्लैक में लेना पड़ता था कि नहीं लेना पड़ता था? और किसान दुकानदार के यहां खड़ा हो जाए तो पुलिस आकर के लाठियां मारती थी कि नहीं मारती थी? भाइयों बहनों, ये इसलिए होता था कि यूरिया की चोरी होती थी। नाम तो किसान का होता था, लेकिन यूरिया केमिकल के कारखानों में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था। किसान को यूरिया नहीं मिलता था और काला बाजारी करने वाले, काले धन का उपयोग करने वाले किसानों को काले बाजारी में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर करते थे। हमने आके एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दिया, हमने यूरिया का निम कोटिंग कर दिया। यूरिया का निम कोटिंग कर दिया, 100% निम कोटिंग कर दिया। और जब यूरिया का निम कोटिंग हो गया तो अब वो यूरिया खेती के सिवाय किसी के भी काम नहीं आता है, फैक्ट्री में काम नहीं आ सकता है, केमिकल के रॉ मटेरियल के लिए काम नहीं आ सकता है। यूरिया की चोरी अटक गई, किसान को यूरिया आवश्यकता के अनुसार मिलने लगा, किसान का ब्लैक मार्केटिंग से यूरिया खरीदना बंद हो गया, किसान का खर्चा कम हो गया। आप मुझे बताइए, एक निर्णय किसानों की जिंदगी बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? और इसलिए भाइयों बहनों, एक बार हमें सेवा का अवसर दो। हम उत्तर प्रदेश को आपकी सपनों का उत्तर प्रदेश बना करके रखेंगे, ये मैं कहने आया हूं भाइयों। भाइयों बहनों, मैं मेरे दलित भाइयों से विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में दलितों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने बाबा साहब आंबेडकर का कैसा अपमान किया है वो हम भली भांति जानते थे। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है और कांग्रेस को साथ देने वालों को भी बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। भाइयों बहनों, हमने आकर के बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण किया है। बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, हमने करके दिखाया। मऊ, जहां बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ था, जब तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार न बनी, उस बाबा साहब आंबेडकर के जन्म स्थान को उपेक्षित कर दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था।
आज बाबा साहब आंबेडकर का महू में एक भव्य तीर्थ क्षेत्र बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, लंदन में जहां बाबा साहब आंबेडकर की पढ़ाई हुई थी, वो मकान हराजी हो रही थी, बिक्री हो रही थी, बोली जा रही थी। हमने पहुंच गए, महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सरकार बन गई और हमने फैसला कर लिया, जिस धरती पर बाबा साहब आंबेडकर ने पढ़ाई की थी वो मकान बिक्री नहीं करने दिया जाएगा, उसकी नीलामी नहीं होने दी जाएगी, सरकार खुद खरीदेगी। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वो मकान ले लिया गया और लंदन में भी बाबा साहब आंबेडकर का तीर्थ क्षेत्र बनाने का काम हमने करके दिखाया। नागपुर में जहां बाबा साहब आंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, चैत्य भूमि बाबा साहब आंबेडकर में जहां बुद्ध की दीक्षा ली थी, उस भूमि को भी भव्य स्मारक बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब मिला। मुंबई में जहां बाबा साहब आंबेडकर की अंत्येष्टि हुई थी, उस भूमि को इंदू मिल की जमीन हमारे दलित भाई कितने ही दशकों से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकारें मानती नहीं थी। केंद्र में आपने मुझे बिठाया, हमने मुंबई में जहां बाबा साहब आंबेडकर की अंत्येष्टि हुई थी, उस चैत्य भूमि के अंदर हमने जहां अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर हमने भव्य स्मारक बनाने का प्लान कर दिया। मैं खुद जाकर के शिलान्यास करके आया था। पूरी इंदू मिल की जमीन हमने बाबा साहब आंबेडकर स्मारक के लिए गा दी। पूरे मुंबई में एक भव्य स्मारक पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा देगा, दुनिया के न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए प्रेरणा की वो भूमि बन जाएगी। मुंबई में, नागपुर में, मऊ में, लंदन में और दिल्ली में भी जिस मकान में बाबा साहब आंबेडकर रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने निर्णय किया था, बाद में जितनी सरकारें आई उस काम को रोक दिया, फिर से केंद्र में हमारी सरकार आई, हमने आगे बढ़ाया और वो 5वां तीर्थ भी निर्माण होकर के खड़ा हो जाएगा। बाबा साहब आंबेडकर के लिए पंच तीर्थ बनाने का काम करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए काम करना है हमारा इरादा है। इसी का परिणाम है कि हमने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, 500,000 की नोटबंद की, रीमोनेटाइजेशन का काम भी चल रहा है, साथ साथ हमने ई मोनेटाइजेशन का भी काम शुरू किया और इसलिए हमने डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिधन, उसको भी बल देने की दिशा में काम शुरू किया। तो हमने जो ऐप बनाई वो भी इस देश के महापुरुष भीमराव बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर भीम ऐप बनाई। आज करोड़ों लोग अपने मोबाइल फोन पर भीम ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन को एक बैंक बना देते हैं और अपना पूरा आर्थिक कारोबार भीम ऐप के द्वारा कर रहे हैं। जब हमने भीम ऐप बनाई तो भी जो आंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पेट में चूहे दौड़ने लग गए, परेशान हो गए। ये मोदी होता कौन है? ऐप बनाए तो भी भीम का नाम लेता है, आंबेडकर का नाम लेता है। अरे भीमराव आंबेडकर थे जिन्होंने रुपये पर सालों पहले थीसिस लिखी थी। भीमराव आंबेडकर थे, वो पढ़ लिख करके एक बहुत उत्तम इकोनॉमिस्ट के रूप में उन्होंने जगह बनाई थी। ये भीमराव आंबेडकर थे जिनकी सोच थी, जिस पे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। जिस आदमी ने इतना बड़ा आर्थिक चिंतन किया हो, ऐसे महापुरुष के नाम से अगर हिंदुस्तान की नई अर्थव्यवस्था भीम ऐप के नाम से चलती है तो हमें इसका गर्व है। जिसको पीड़ा होती है होती रहे, हम इस काम को आगे बढ़ाने वाले लोग। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, अगर हम बजट में घोषित करें
कि 10,000 करोड़ रुपया लोगों को दे दिया जाएगा, तो चारों तरफ तालियां बजेगी कि नहीं बजेगी? बजेगी कि नहीं बजेगी? बजेगी नहीं बजेगी? भाइयों बहनों, हमने एक ऐसा काम किया, कुछ भी घोषणा किए बिना, कोई भी गाजे बाजे के बिना, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के जेब में पूरे देश में मिलाकर के 10,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई एक साल में। और एक साल नहीं, हर वर्ष ये बचत होने वाली है, 10,000 करोड़ रुपया। आपको लगेगा मोदी ने क्या जादू किया? ये कैसा जादू है कि हमें यार पता भी नहीं चला और पैसा बच गया? भाइयों बहनों, हमने पूरे देश में एलईडी बल्ब लगाने का बड़ा अभियान चलाया। एलईडी बल्ब, पहले कांग्रेस के जमाने में एलईडी बल्ब मिलता था 300, 350, पौने 400 में। हमने नियमों का उपयोग किया, बारीकी से देखा और सिर्फ 70-80 रुपये में एलईडी बल्ब बाजार में लाकर के खड़ा कर दिया। और जिसके घर में बिजली का उपयोग होता था, जिसने भी एलईडी बल्ब लगाया, पहले जितना बिल आता था, किसी का उससे आधा हो गया, किसी का 60% हो गया, किसी का 65% हो गया, हर महीना बिल बचने लगा। जिसने एलईडी लगाया है उन सबका बिल बचने लगा है, और जिन्होंने नहीं लगाया है उनको मैं कहता हूं, घर में लट्टू बदल दीजिए, एलईडी लगा दीजिए, बच्चों को दूध पिलाने का पैसा ऐसे ही बच जाएगा। काम ऐसे होता है, जनता पर कोई बोझ न पड़े, बिजली भी बचे, पैसे भी बचे, अच्छी ऊर्जा भी मिले, ये काम करना, उस दिशा में हमने काम किया, वो करके दिखाए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दंगा जैसे रोज का कारोबार हो गया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये दंगे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये मार काट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई से भाई को लड़ाना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए हर एक को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपको भी जान करके हैरानी होगी, दुनिया भी चौंक जाएगी। और अगर हिंदुस्तान में कोई लोग ये टीवी पर मेरा भाषण सुन रहे होंगे, वो भी चौंक जाएंगे। ये राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश की गुंडागिर्दी को पोसने वाली सरकारों ने क्या किया है? यहां पर दो सरकारें एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं। मायावती जी की सरकार कहती है मैं साइकिल वालों से आगे निकल जाऊंगी, साइकिल वाले कहते हैं नहीं हम तुमसे आगे निकल जाएंगे। दोनों के बीच में स्पर्धा होती है, किस बात की होती है? पहले मायावती जी के समय में 3 महत्वपूर्ण देश सामान्य मानव की सुरक्षा के मुद्दे, गंभीर प्रकार के 3 गुना, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था। मायावती के जमाने में पूरे देश में सबसे ज्यादा 3 प्रकार के गंभीर गुना, सबसे पहला नंबर गुनाहगारी में उत्तर प्रदेश का था। फिर ये नौजवान आए, उनको लगा मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मायावती का 3 था, इन्होंने 5 कर दिया। पांचों जो प्रमुख गुना माने जाते हैं, इन 5 प्रमुख गुना के अंदर आज उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में ये 5 प्रमुख जो गुना है, एक दिन में, मैं लंबी बात नहीं करता हूं, एक दिन में 7,650
वारदात होती है 7,650 उत्तर प्रदेश में। एक दिन में उत्तर प्रदेश में एक दिन में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 21 मां बेटियों पर बलात्कार करने का प्रयास होता है। आप मुझे बताइए, ये माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये गुनाहखोरी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 13 हत्याएं होती हैं। 13 हत्याएं, एक दिन में 13 हत्याएं। एक दिन में 33 अपहरण होते हैं, किडनैपिंग होते हैं। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 19 दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 136 चोरी की घटनाएं घटती है। और ये तो जो लोग हिम्मत करके पुलिस थाने में जाकर के लिखवा पाते हैं उनकी बातें हैं। जो लिखवा नहीं पाते, पुलिस थाने तक जा नहीं पाते, वो हिसाब तो अलग ही है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? ये मुट्ठी भर लोग बेखौफ होकर के राजनेताओं का आश्रय पाकर के सामान्य व्यक्तियों की हत्या करना, लूट करना, अपराध करना, ये उनका पैशन बन गया है। इसे रोकना है। और इसलिए मेरे अलीगढ़ के भाइयों बहनों, इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये गुंडागिर्दी, ये जमीन माफिया, ये भू माफिया, ये खनिज माफिया, ये अपहरण करने वाले माफिया, ये माताओं बहनों पर बलात्कार करने वाले माफिया, इन सबको उत्तर प्रदेश से निकालना है भाइयों। या तो वो जेलों में होंगे या उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये करके रहना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त करना है। उत्तर प्रदेश से कैम नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को कमल चाहिए। उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसान को सिंचाई चाहिए। उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाई चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कमाई चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को दवाई चाहिए। ये करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके पास आई है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी मात्रा में ये आपकी मौजूदगी बता रही है। कोई किसी को भी गले लग जाए, ये आंधी उनको बचा नहीं सकती है। ये आंधी उनको उखाड़ करके फेंक देगी। ये आंधी उनको उखाड़ करके फेंक देगी। उनके पापों के कारण उनको जाना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है, इसलिए जाना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को बलात्कारियों से बचाया नहीं, इसलिए उनको जाना है। और इसलिए भाइयों बहना, ऐसे लोगों को हटाइए, ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाइए। इसीलिए मैं आपसे मांग करने आया हूं, बड़ी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। Rajiv Gandhi's name, his photographs have been removed. It is an insult to the memory of a great Prime Minister who was a martyr. This government owes an explanation. It's functioning in an arbitrary, authoritarian manner. They are putting in names of people